सर्जिकल स्ट्राइक on disproportionate asset, particularly of politician, then the number will come for bureaucracy and judiciary. ये ध्यान रखिए आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार उस श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, पत्रकार भी आएंगे, भ्रष्ट पत्रकार भी श्रेणी में आएंगे। साफ साफ है। अभी देखिए, भारत सरकार का एक जो चिदंबरम के जमाने से आ रहा है, अभी 2026 तक अगर आपको कुछ इस तरह का फॉरेन में आपकी संपत्ति है और आपका डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, तो आप डिस्क्लोज करके उसका बाकायदा टैक्स पे करके बचा सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर कोई बेनामी संपत्ति है और सरकार को पता चलती है, और उस देश में अगर विदेश में आपकी संपत्ति है और बेनामी है और सरकार को पता चलती है, तो उस देश की सरकार से भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि डिप्लोमेटिक चैनल खोल करके ये पता करने का कि भाई फलाना प्रॉपर्टी के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किया जा रहा है, हमें सूचना मिली है, जरा पता कीजिए कि ये संपत्ति किसकी है। और उसमें अगर राज खुल गया कि वो संपत्ति लंदन की जो फलाना संपत्ति है, ए संपत्ति है, वो फलाने व्यवसायी का है या फलाने पॉलिटिशियन का है, या स्विट्जरलैंड में जो प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, जहां भी है, जिस किसी भी देश में ऐसी किसी संपत्ति का हवाला भारत सरकार को प्राप्त होता है और भारत सरकार ये अपने डिप्लोमेटिक चैनल से उसका पता लगा लेती है कि हाँ वो किसी इंडियन की प्रॉपर्टी है विदेश में, ठीक है, विदेश के ही कानून के तहत खरीदा गया हो, लेकिन किसी इंडियन की प्रॉपर्टी है और इंडियन में खास तौर से पॉलिटिशियन है, तो फिर आपको एक मौका है, आप डिस्क्लोज कर दीजिए अपनी प्रॉपर्टी, टैक्स पे कर दीजिए सरकार को, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया और सरकार को बेनामी संपत्ति के बारे में पता चल गया, तो आप नप जाएंगे, आपके प्रति कोई मोहब्बत नहीं अपनाया जाएगा सरकार की तरफ से। एक तो विदेशी प्रॉपर्टी के मामले में यह बात हो गई। देश में अगर कोई प्रॉपर्टी है और खास तौर से पॉलिटिशियन की, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति के बारे में जिक्र किया है, कोई कह रहे हैं कि हमको 200 करोड़ है, कोई कह रहे हैं हमको 300 करोड़ है, आप उस 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का लेजिटिमेट टैक्स वगैरह दिया है या नहीं दिया है, और जो इनकम आ रहा है उसी से ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी है कि 200 करोड़ बैंक में ही कैश पड़ा हुआ है, या काइंड के रूप में प्रॉपर्टी है, सोना के रूप में है, जमीन के रूप में है, घर के रूप में है, फार्म हाउस के रूप में है, किस रूप में है, जिस किसी भी रूप में है, दुकान के रूप में है, कहीं बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है उस रूप में है, मतलब आपकी संपत्ति है, वो प्रॉपर्टी है, कैश हो और काइंड हो। अगर आपने बनाई है तो कृपा करके आपने जो इलेक्शन एफिडेविट में दिया है उससे अगर इतर कोई जानकारी मिलती है तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। और इतर जानकारी कैसे मिलती है, आप सुन लीजिए। एडीआर की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं है, एक संस्था है जो इलेक्शन कमीशन में जो एफिडेविट पॉलिटिशियंस जमा करते हैं, उसके आधार पे वो थोड़ा रिसर्च करती है कि भाई कौन व्यक्ति है, कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, इनके खिलाफ कोई केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस कितने हैं, फौजदारी केसेस कितने हैं, दीवानी केसेस कितने हैं, इस तरह का पता लगाती है। 44% अभी जो एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसकी बात मैं कह रहा हूं, 44%, लगभग आधे सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला लीजिए, आधे सांसद के करीब के ऊपर गंभीर अपराध रजिस्टर है, और उसमें कई अपराध फाइनेंशियल फ्रॉड की श्रेणी में आता है। राज्यसभा में 34%, माफ कीजिएगा, लोकसभा में 44% है, राज्यसभा में 34% के आसपास है। और इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड भी कम नहीं है। मतलब इन जो 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 हमारे गणमान्य चले गए हैं संसद,
उनमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया। तो बाकी जो आपका अपराध है, संज्ञेय है या नहीं संज्ञेय है, उन अपराधों के लिए जो मुकदमे पीएमएलए कोर्ट बनाया गया, जो एमपी एमएलए के लिए जो कोर्ट बना, उसमें हुआ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुआ कि एमपी एमएलए कोर्ट में अगर मनी से, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड कुछ है तो उसमें किया जाए, और पीएमएलए कोर्ट तो अलग हो गया, लेकिन एमपी एमएलए के कोर्ट अलग बने 1 साल में उसकी सुनवाई के लिए। लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। अब सरकार ने कहा कि भाई हमने मंदिर बना लिया, हमने 370 हटा दिया, हम सीएए ला रहे हैं, यूसीसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 3 तलाक भी हमने हटा दिया। अब जो सबसे बड़ा कोड़ है हमारे समाज का वो है करप्शन, और करप्शन को लेकर के समाज में एक घोर निराशा है और गुस्सा है। मोदी इस बात को पढ़ चुके हैं। मोदी को मालूम है कि अगर हमने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस न दिखाया, अब देखिए 17-18 हजार करोड़ रुपए भगोड़ों से जो देश छोड़ करके भागे हैं, उनसे 17-18 हजार करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, लेकिन फिर भी नीरव मोदी भारत नहीं आया है, मेहुल चोकसी भारत नहीं आया है, ललित मोदी भारत नहीं आया है, विजय माल्या भारत नहीं आया है। तो सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि आप इन सबको बचा रहे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और विजय माल्या, इन सबको आप बचा रहे हैं। सच बात यह है कि कांग्रेस नीति सरकार के समय में इनका असली घोटाला सामने आया। यह बात सही है कि भारत सरकार उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, उनके प्रत्यर्पण के लिए जो और ताकत लगानी चाहिए थी वो शायद नहीं लगा रही है, और इसलिए भारत सरकार को यह बदनामी मोल लेनी पड़ रही है। खासतौर से मोदी जी को यह झेलना पड़ रहा है कि आप जीरो टॉलरेंस तो कहते हैं करप्शन को लेकर के, लेकिन करप्शन करके जो भागा हुआ खिलाड़ी है, आप तो उनको विदेश में अय्यासी कर रहे हैं। आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं ललित मोदी और विजय माल्या की, ललित मोदी के तो खास तौर से अय्यासी के। कुछ दिन पहले ही वीडियो वायरल हुआ है ट्विटर पे कि वो कहां पर, साउथ अफ्रीका में या किसी एक अन्य देश में, वो वहां पे देखिए किस तरह से जुम्बा डांस कर रहे हैं और अश्लील हरकत कर रहे हैं ललित मोदी, अश्लील हरकत। विजय माल्या के भी बारे में वही कहा जाता है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के भी बारे में आप ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों के तो वीडियो आए हैं, बहुत वायरल हुए हैं, इनके बारे में चर्चा हो रही है। अब ये सारे लोग चूंकि भारत नहीं ले आ पाए गए हैं, इसलिए सरकार बैकफुट पर है। अब मोदी को लग रहा है कि अब वक्त आ गया है जहां हम इन मुद्दों को एड्रेस करें। पहले शिकार बन गए राहुल गांधी, लेकिन मित्रों खबर है अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अब पवार इधर आ जाएंगे तो बच जाएंगे, अभिषेक बनर्जी, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर जाने की अनुमति दे दी है, देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी, लालू यादव, डीएमके के, ये सारे लोग निशाने पर होंगे। हाँ, फिर आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई नितिन गडकरी जी की जांच कीजिए, अमित शाह जी के लड़के का जांच कीजिए। तो जो व्यापार कर रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, कानूनी रूप से उद्यम कर रहे हैं, आप उनको घेरिए। अगर आपको कोई गैर कानूनी चीजें पता लग रही हैं तो बताइए, प्रकाश में लाइए। लेकिन आप पहले ये बताइए कि आपका इनकम क्या था, आपने कहां से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। होटल्स के चेन के बारे में चर्चा है, अखिलेश यादव जी के परिवार के बारे में होटल्स के चेन हैं। अब वो कौन सा होटल है जहां कहीं तो मुलायम सिंह जी का फोटो लगा रहता था, अब शायद नहीं लगा रहता है। उसी तरीके से श्रीमान लालू यादव जी के पुत्र का नोएडा में कहा जाता है कि बड़ी प्रॉपर्टी है। वो प्रेम गुप्ता जी उनके फाइनेंसर हुआ करते थे, उनके करप्शन का पैसा प्रेम गुप्ता जी उसको हैंडल करते थे, और उद्धव ठाकरे का कहना ही क्या है। अब ये खबर आ रही है कि जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर नहीं करने के लिए, तो क्या अंदर अंदर कोई चर्चा चल रही है? क्या ये 2027 विधानसभा चुनाव के पहले कुछ इस तरह की बात प्रकाश में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है।
हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं मित्रों, उसमें यही है कि मोदी ने अब यह तय कर लिया है कि अब यह नहीं चलेगा। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट इनकम, इसकी तहकीकात होगी और इसकी पड़ताल पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी। हम इसे लंबे समय तक नहीं टाल सकते। ठीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता नपेंगे, कोई बात नहीं है। आप करेंगे गड़बड़ तो करिए, पब्लिक डोमेन में लाइए, आप उनकी भी जांच कराइए तो सही, आइए तो सही। लेकिन मोदी सिर्फ इसलिए पीछे हट जाएंगे कि इसमें बीजेपी के कुछ नेता इसमें फंस जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अब मोदी का ये कहा जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि कब ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसमें यह सूचना है कि ईडी को फुल हैंड दिया गया है कि आप पूरी तहकीकात कीजिए। सीबीआई को भी एक्टिव किया गया है कि आप पूरी तहकीकात कीजिए कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट और इनकम का जो पॉलिटिशियंस जो कमाल कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस में खेल कर रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स को भी देखिए, इस पर पहले फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में पता नहीं कौन कौन आएंगे, लेकिन फर्स्ट फेज में इनकम और एसेट का आपको डिक्लेरेशन ठीक से करना पड़ेगा। मोदी ने यह मन बना लिया और अपने डिपार्टमेंट को आदेश दे दिया, आप इसकी तहकीकात शुरू कर दीजिए। अब देखिए, अभी तो 5-7 महीने बचे हैं, चुनाव को होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।